जब प्रॉपर्टी की बात होती है एनसीआर में नोएडा का नाम आता है, गुरुग्राम का आता है, गाजियाबाद क्यों पिछड़ गया? मैं बहुत ऐसे लोग को जानता हूँ जो गाजियाबाद होने के बावजूद बोलते हैं भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं एंड देन से कि यार कि मैं दे डोंट वांट टू से दैट दे आर फ्रॉम गाजियाबाद। तो ये शेम क्यों है गाजियाबाद को लेकर? इन्वेस्टर का ध्यान सारा गाजियाबाद की तरफ आ चुका है तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। अगर कोई गाजियाबाद के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और वो किसी एजेंट की भी हेल्प नहीं ले रहा है, कोई ब्रोकर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कैसे ढूंढेगा? आज कल मेरे पास फ़ोन आया, बोलता है कि सर मेरा बजट बहुत कम है। मैंने कहा कितना बजट है? कहता है मेरा सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट है। 1.5 करोड़ बजट आज के भी दिल्ली एनसीआर मार्केट में सस्ता, सबसे लोअर बजट माना जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो पर स्क्वायर फीट का रेट महज 8 से 10 हज़ार के पर स्क्वायर फीट के रेट पे गाजियाबाद में आज भी अच्छी प्रॉपर्टीज, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर इतना कुछ है तो फिर अभी भी गाजियाबाद अंडर वैल्यूड क्यों है Perception. और अंडर प्रिफर्ड क्यों है? क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं? ऐसा यूज़र जो एक्चुअली में एक एंड यूज़र है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द बेस्ट प्लेस। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि पीएसएफ के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की बात तो होती है और कॉन्वर्सेशन में अक्सर नोएडा और गुरुग्राम तो आता है, लेकिन गाजियाबाद कहीं ना कहीं रह जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गाजियाबाद में काफ़ी कुछ बदल गया है। एक्सप्रेसवेज आ गए हैं, वहाँ पर मेट्रो बढ़ गई है, आरआरटीएस भी आ रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। प्राइसेस भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या गाजियाबाद सच में नेक्स्ट हॉटस्पॉट है या अभी भी ये बजट ड्रिवन कॉम्प्रोमाइज मार्केट ही है? तो आज की बातचीत में हम समझेंगे गाजियाबाद की रियल पोजीशनिंग क्या है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ रिस्क है और एक मिडिल क्लास बायर जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं या इन्वेस्टर के लिए ये मार्केट अप्रोप्रिएट है या फिर यूँ कहें कि सही भी है या नहीं। जानने के लिए आज हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट शशांक त्रिवेदी जी मौजूद हैं। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय से आप एनसीआर खासकर गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से हमें समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या वाकई गाजियाबाद अब फुल्ली उस तरीके से डेवलप हो रहा है या फिर ये एक मैच्योर मार्केट बन चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए? सो एज कम्पेयर टू नोएडा एंड गुड़गांव ऑल्सो, तो अगर दो सिटीज़ की बात करें तो गाज़ियाबाद हमेशा दिल्ली के शैडो में रहा है। दिल्ली में शैडो में रहने के बावजूद जो पहचान गाज़ियाबाद को मिलनी थी वो मुझे ऐसा लगता है आज तक नहीं मिली है। बट आरआरटीएस आने के बाद, मेट्रो आने के बाद एंड ये थोड़ा सा एक्सप्रेसवे। आरआरटीएस एक्सप्लेन करिए, हाँ। जिन दर्शकों को नहीं पता है, they should तो know। आरआरटीएस जो मेट्रो से आरटीएस में डिफरेंस यही है मेजरली, जैसे आप दिल्ली टू आपको मेरठ जाना है तो देयर इज अ ट्रेन दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो वो आरआरटीएस था। और उसमें आरआरटीएस आने के बाद जो कनेक्टिविटी है, जो लोग पहले 2 से ढाई घंटा लगता था, 3 घंटा लगता था पहुंचने में आपको दिल्ली से मेरठ, वो आज महज 1 सवा घंटे में आप दिल्ली से मेरठ जा सकते हो। मेरठ का अभी जो लोग जॉब करते हैं, रेगुलर यूजर्स है जिनका रोजगार है दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में या चांदनी चौक पे, बहुत ईजिली उसको आरआरटीएस को यूज़ करके पहुंच सकते हैं। तो ये है। और जैसा मैं बता रहा था कि दिल्ली की शैडो में रहने के बाद भी गाज़ियाबाद को पहचान नहीं मिली, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रियल इस्टेट मार्केट में गाज़ियाबाद को पहचान मिलना चालू हो गई है, क्योंकि कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स और इवन जो एंड यूज़र्स हैं उनका आना अब स्टार्ट हो गया है गाज़ियाबाद में। तो ये अगर मैं इसे ठीक से तरह से समझ पाऊँ, हर बार जब प्रॉपर्टी की बात होती है एनसीआर में नोएडा का नाम आता है, गुरुग्राम का आता है, गाजियाबाद क्यों पिछड़ गया? क्योंकि ये तो नोएडा से सटा हुआ है, नोएडा से महज हाफ एन आवर मान लें, फिर भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र कभी नहीं हुआ। जैसे नोएडा बसाया गया था 50 साल पहले, आज जाके नोएडा आपको दिखता फुली डेवलप्ड है, बट गाज़ियाबाद एक पुरानी सिटी है। नोएडा में आज आप देखो कि नोएडा में जो लोग बाहर से भी आए हैं, ज़्यादातर जो आईटी के लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, दिल्ली में कंजेशन बढ़ रहा था तब नोएडा बसाया गया था। बट गाज़ियाबाद पहले से ही स्टैब्लिश्ड है। स्टैब्लिश का मेरा कहने का मतलब है वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं। तो जैसे जैसे कंजेशन अब नोएडा में बढ़ना स्टार्ट हुआ है, दिल्ली में तो ऑलरेडी कंजेशन था ही, बट गाज़ियाबाद को वो पहचान रियल इस्टेट में भी अब मिलना चालू हुई है। रीज़न बीइंग है नोएडा गुड़गांव के प्राइसेस और दिल्ली के प्राइसेस अब आसमान छू रहे हैं। गाज़ियाबाद में अगर कोई कस्टमर या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करें तो एक एंट्री पॉइंट जो पर स्क्वायर फीट का रेट भी बात कर लो, या इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़र या जो फैमिली जो अपना 2 और 3 BH के घर भी देख रहा है, वो आई थिंक गाज़ियाबाद में एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव एंड नोएडा में दिल्ली एनसीआर में चलिए कंपैरेटिव चार्ट बना लेते हैं, प्राइसिंग, ग्रोथ और परसेप्शन के हिसाब से। प्राइसिंग के हिसाब से विज़ावी नोएडा और गुड़गांव, गाजियाबाद का पर स्क्वायर फीट एक रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर लेते हैं,
कितना है इन दोनों के सो अगर मुकाबले? रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट देखो जहाँ पे कुछ जो जिनकी इनकम कम होती है, जो बहुत आज देखो बहुत सारे लोग हैं कि यार आज 50 लाख का पैकेज कमाने वाले भी लोग भी ना प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, इनके इतने खर्चे हैं। तो अगर ये बात करो तो पर स्क्वायर फीट का रेट महज 8 से 10 हज़ार के पर स्क्वायर फीट के रेट पे गाजियाबाद में आज भी अच्छी प्रॉपर्टीज अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। नोएडा की बात करें, नोएडा का इट्स बूमिंग, इट्स 15,000 से 18,000 के बीच में लैंड कर रहा है। और जहाँ हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करें 25, 26, 27, 28, 30 हज़ार तक भी पर स्क्वायर फीट के रेट पे जा रहे हैं। एंड गुड़गांव को आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, गुड़गांव इज़ ऑलरेडी बूमिंग, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। अब आई वो थिंक गुड़गांव में सैचुरेशन लिमिट पहुंच चुकी है। सैचुरेशन बोले बबल बोले, अभी आई वाज हियरिंग सम न्यूज़, आई मीन 2 days बैक ओनली, तो बताया जा रहा था कि आज भी डीएलएफ से लेकर के जो पूरी गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन की रोड है, आज भी वहाँ पे 15 से 20 हज़ार फ्लैट्स है जो खाली पड़े हुए हैं। एंड इट्स अ बबल, पीपल आर सेइंग दैट, एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट, आई वाज सो दिस वाज नॉट रिसर्च्ड, बट मैंने वही वीडियोस देखी हैं, वीडियोस में रहा है कि यार इट्स अ बबल, 27-28 हज़ार फ्लैट खाली पड़े हुए हैं अभी भी। एंड पीपल आर नॉट सेलिंग इट। अब प्रीमियम बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, दैट नोबडी नोज। बट हाँ, एक ऐसा यूज़र जो एक्चुअली में एक एंड यूज़र है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द बेस्ट प्लेस। और ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें, ग्रोथ डेफिनेटली, अगर इन्वेस्टर और ग्रोथ की बात करें तो इन्वेस्टर अगर किसी एक प्राइस पॉइंट पे आज एंट्री लेता है तो उसको अगर वो एग्जिट लेना चाहता है 2 या 3 साल में, तो प्राइस पॉइंट तो बढ़ना ही है। अब जिसकी फ़्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है, जैसे गुड़गांव की फ़्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है, वो आपका एयरपोर्ट के पास है। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के एयरपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो फ्लाइट टेकअप 15 जून से अभी हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो प्राइस बढ़ने थे, अभी मैं ऐसा नहीं बोला बढ़ेंगे नहीं, नोएडा के प्राइस बढ़ेगा, बट जो इन्वेस्टर या जो एंड यूज़र एक छोटे प्राइस, जिसका बजट होता है 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक का बजट होता है, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्राइस पॉइंट आज आ चुका है, तो वो अगर एक छोटे से प्राइस पॉइंट पे प्ले करना चाहता है, आना चाहता है, तो आई थिंक गाज़ियाबाद कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। और गाज़ियाबाद, गुड़गांव बढ़ा, नोएडा बढ़ा, आई थिंक अब वो इट्स नॉट अ टाइम फॉर गाज़ियाबाद। और अब परसेप्शन के लिहाज से अगर देखें तो सिर्फ परसेप्शन की बात करें तो आई क्या थिंक किसी को कन्विंस किया जा सकता है कि वो नोएडा या गुड़गांव से गाजियाबाद शिफ्ट हो जाए? सो परसेप्शन की बात करें ना, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पीपल, मैं बहुत ऐसे लोग को जानता हूँ जो गाज़ियाबाद होने के बावजूद बोलते हैं भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, मतलब बोलते हैं ना मैं तो दिल्ली से हूँ ना। गुड़गांव वाले, गुड़गांव पीपल गाजियाबाद फील is not प्राउड, NCR, वो इवन दिल्ली है। पीपल हुआ फ्रॉम बिहार, पीपल हुआ फ्रॉम ईस्ट यूपी, ईस्ट यूपी एंड वेस्टर्न यूपी, दे कम टू नोएडा एंड वो कभी नहीं, अगर गाज़ियाबाद रह रहे हैं दे विल से आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई एम फ्रॉम नोएडा। सो इवन कोई होटल में भी जाता है, बाहर घूमने आता है, तो वो लिखते नहीं गाज़ियाबाद से, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, गुरुग्राम कॉर्पोरेट से बड़ा, कॉर्पोरेट आए, वहाँ पे जॉब्स डेवलप हुई, वहाँ पे अच्छी सैलरीज लोगों को हुई, वहाँ पे अच्छा कल्चर बना। गुरुग्राम क्या था आज से 30 साल पहले? कुछ नहीं था। कॉर्पोरेट कल्चर मिसिंग है गाजियाबाद में, हाँ, तो इस गाज़ियाबाद वजह में, से। यस, दिस इज द मेजर डिफरेंस। और नोएडा में भी कुछ हद तक कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है, यहाँ पे भी काफी बहुत- कंपनीज आ बहुत- चुकी हैं। बहुत अच्छी अब यही चीज अगर गाजियाबाद में धीरे धीरे हो जाएगी तो शायद वहाँ का भी परसेप्शन सी, बदल मैं ये जाएगा। नहीं बोलूँगा कि गाज़ियाबाद में कॉर्पोरेट कल्चर आएगा या कॉर्पोरेट में आईटी कंपनीज आएगी, क्योंकि गाज़ियाबाद एंड फरीदाबाद दोनों की अगर बात करें, दीज 2 प्लेसेस वर नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग हब्स। गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेम गोज़ फरीदाबाद ऑल्सो। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कॉर्पोरेट हब आएगा, बट नोएडा और दिल्ली के सटे होने के बावजूद, नोएडा और दिल्ली के एकदम बीच में आता है गाज़ियाबाद। सो गाज़ियाबाद इसीलिए रैंक, मतलब आई मीन प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉपर्टी से फ़ायदा, जो आपका कैंपेन भी है या जो शो है आपका, तो प्रॉपर्टी से फ़ायदा जिसको लेना है, आई थिंक गाज़ियाबाद कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, जो कि नोएडा और दिल्ली के सर्कल में रहना चाहता है। और आजकल की रील्स में और काफ़ी मैंने प्रॉपर्टी के कुछ अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय सुनी, तो ये सोगा एक टर्म सामने आया है। तो ये सोगा क्या है? ये व्हाट इज दिस सोगा? बेसिकली ये कुछ यंगस्टर्स और जेंजीज के द्वारा क्रिएट करा एक इनिशिएटिव था, एक शॉर्ट फॉर्म था। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे कोई भी डांस रील वायरल हो जाती है, कुछ भी वायरल हो जाता है, तो देयर इज अ पेज कॉल्ड सो गाजियाबाद। तो उसमें हुआ क्या कि एक कैंपेन था, जैसे आप सोब्रो डालते हैं, सोबो डालते हैं, साउथ बेंगलुरु डालते हैं, साउथ मुंबई डालते हैं, तो साउथ दिल्ली से कंपेरिजन चल रहा था कि भाई साउथ दिल्ली में अगर इतने अच्छे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे ना सोगा में बहुत कुछ है। तो पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट कि यार सोगा करते रहो, तो सोगा में क्या है, चलो मैं बताता हूँ, या सोगा के चलो टॉप 5 बेस्ट कैफ़ेज़ क्या है, तो सोगा के टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ या प्रोजेक्ट्स क्या हैं। इवन ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट ने भी वो सेम कैंपेन करे हमारे साथ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सोगा। सोगा इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ नेम दैट हैज़ बीन derived from a Gen Z audience in the market. Yeah.
और ये वो जेन ज़ी ऑडियंस है जिनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दे आर नॉट इवन इन द मार्केट। सो नेहा उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि मैं मतलब साउथ दिल्ली जाते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, एंड देन से कि यार कि मैं दे डोंट वांट टू से दैट दे आर फ्रॉम गाजियाबाद। समटाइम्स इट हैपेंस एंड आई थिंक दे वांट टू चेंज दिस तो ये परसेप्शन ऑफ सम शेम द पीपल। क्यों है गाजियाबाद को लेकर? मतलब आफ्टर ऑल इट्स अ प्लेस। नो, सो इट्स नॉट अ शेम, इट्स द परसेप्शन बिल्डिंग। लाइक पहले आपको पता होगा कुछ साल या मतलब कुछ 8-10 साल पहले गाजियाबाद इज नोन फॉर ये द तो वैसे ही हो गया क्राइम जैसे एंड ऑल। पहले हाँ, लोग बोलते हाँ, नहीं थे कि मैं यमुना पार से हूँ। Yamuna Parse, exactly. It's all about the same perception what people have built for Ghaziabad, but though it's not that. Ghaziabad मैंने भी बहुत से कॉन्टेंट बनाए हैं। जो गाजियाबाद पहले था वो गाजियाबाद अब नहीं अब रहा नहीं है। रहा। गाजियाबाद बहुत चेंज हो चुका है। आप चाहे प्रोजेक्ट्स की बात करो, ऐसे प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है कि नोएडा में भी ऐसे प्रोजेक्ट कुछ ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो नोएडा में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। मुझे लगता है उनके कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स आज गाजियाबाद नहीं बन रहे हैं। मेरे ख्याल से परसेप्शन का ही है ज़्यादा गेम। एग्जैक्टली। कौन से वो पॉकेट्स आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को जहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें गाजियाबाद में, किन पॉकेट्स में करें? सो पॉकेट्स अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दो इन्वेस्टमेंट भी मैं दो तरह की बोलूँगा। एक होता है एंड यूज़र। आज की डेट पे एंड यूज़र, मुझे ऐसा लगता है कि एंड यूज़र को सही चीज़ नहीं मिल पा रही सही दाम में। वो नोएडा में नहीं घर ले पा रहा है, गुड़गांव में घर नहीं ले पा रहा है, दिल्ली में घर नहीं ले पा रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने का एक होता है, एक होता है कि अच्छी आई लिव इन दिल्ली एनसीआर। तो आई थिंक गाजियाबाद में अगर टॉप 5 प्लेसेस की बात करें तो पहला आप इंदिरापुरम ले लो। इंदिरापुरम वो है जो एंड यूज़र के लिए अच्छा है। प्राइस पॉइंट वहाँ पे ज़्यादा है, नोएडा से जस्ट एकदम बगल में लगा हुआ है। जो नोएडा सेक्टर 62, 63, 76 तक जॉब करते हैं, आईटी में जॉब करते हैं, उनके इंदिरापुरम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेम गोज इज वसुंधरा, वैशाली गाजियाबाद, वसुंधरा गाजियाबाद, एंड द नेक्स्ट बूम इज सिद्धार्थ विहार। NH24 के के बेल्ट से जितने- अलॉन्ग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सिद्धार्थ विहार इज बूमिंग। वहाँ पे भी ऑलरेडी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बिल्डर्स बाहर से आके इन्वेस्ट करा, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सेम अगर NH24 से और आगे आप चले जाओगे देन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी। सो दीज आर द प्लेसेस विच आर बूमिंग एंड आई थिंक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एंड जो एज कम्पेयर टू द गुड़गांव एंड नोएडा तो जितने भी प्राइसिंग पॉइंट आपने अच्छा है। लोकेशंस नेम करी हैं, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं या रहने के पॉइंट ऑफ सो व्यू से? रहने के पॉइंट ऑफ या व्यू से बोथ? मैं रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्लेसेस बताऊंगा, वसुंधरा, वैशाली एंड इंदिरापुरम। वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं क्योंकि ईस्ट दिल्ली से नज़दीक है एंड इंदिरापुरम से नज़दीक है। थोड़ा सा 5 किलोमीटर और चले आते हैं तो सिद्धार्थ विहार इज़ बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके आगे और चले आते हैं तो वेव सिटी आता है, देन आदित्य वर्ल्ड सिटी आता है। तो जैसे से थोड़ा सा दूर चलते चले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप छोटा पैसा लगाओ ज़्यादा मुनाफा कम हो। अब कम पैसा लगा के मुनाफा कहाँ कमाया सकता है, उसकी पॉकेट साइज पे भी डिपेंड करता है। तो मार्केट में 5 करोड़ के भी लोग होते हैं, 2 करोड़ के भी, बट वो क्या करे जिसका सैलरी पैकेज ही कम है। जो लोग नोएडा दिल्ली से रहना चाहते हैं, जिनका पैकेज कम है, वो ऐसी लोकेशंस पे दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन गेट द क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना या फिर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन चूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू नोएडा गुड़गांव? सो ट्रिकी नहीं है। देखो नोएडा भी अगर बात करूँ तो नोएडा में मतलब अगर कोई गाजियाबाद के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और वो किसी एजेंट की भी हेल्प नहीं ले रहा है, कोई ब्रोकर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कैसे ढूंढे, कहाँ से स्टार्ट करे? क्योंकि वहाँ पे भी अगर जितना मैं जानती हूँ अलॉन्ग NH24 इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पर जाएं, क्या लोकेशन चूज़ करें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सो देखो, सब लोकेशन चूज़ करने के लिए ऑब्वियसली पहले तो अप्रूव चीज़ें देखनी पड़ेंगी। GDA अप्रूव्ड होती हैं। GDA जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव करती है लोकेशंस को, जिन लोकेशन पे ऑलरेडी डेवलप्ड है। जैसे इंदिरापुरम हो गया तो इंदिरापुरम इज़ द बेस्ट लोकेशन। देन वैशाली गाजियाबाद हो गया, वैशाली इज़ बेस्ट लोकेशन। एंड फ्यूचर अगेन अब जो आपका GDA अप्रूव्ड, देन सिद्धार्थ विहार। तो जितनी भी अप्रूव्ड लोकेशन आती हैं उनको देखना चाहिए और ऑब्वियसली कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। और मुझे लगता है गाजियाबाद कनेक्टिविटी के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। गाजियाबाद इज़ गुड फॉर द कनेक्टिविटी। अगर आज आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप नोएडा वाले को आज देहरादून जाना है और वो क्या यूज़ करेगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। आज मैं इंदिरापुरम रहता हूँ, इंदिरापुरम से मेरे को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे मुश्किल से 2 घंटे 45 मिनट लगता है, 2 hours 45 minutes। जबकि 2.5 घंटे मैं गया हूँ, मैंने पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट 2.5 बिना घंटा। रुके। जो गाजियाबाद रहते हैं उनके लिए दिल्ली से देहरादून 2 घंटे 45 मिनट लगेगा, लेकिन जो नोएडा ग्रेटर नोएडा रहता है उसके लिए 1-1.25 घंटा हमेशा ज़्यादा रहेगा। इवन दिल्ली से भी कोई बंदा आ रहा है, दिल्ली को साइड से गुड़गांव से भी ट्रेवल करना आ रहा है, उसको आसपास गाजियाबाद की 5 से 7 या 10 किलोमीटर की विसिनिटी से ही गुजरना है। सो दैट्स वाई गाजियाबाद इज़ मोर प्रिफर्ड। अब मैं बताता हूँ कि जो 2.5 घंटे की बात आप बता रहे हैं, 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून तो पहुंच जाएंगे, देहरादून के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो देहरादून से आप मसूरी, क्योंकि लोग मसूरी घूमने जाते हैं वहाँ पे और आगे जाते हैं, वो जो है वो थोड़ा सा 2-2.5 घंटे वही लगा देता है। एंट्री पॉइंट ऑफ हाँ, एंट्री पॉइंट इज 2.5 घंटे।
2.5 घंटे क्योंकि मैक्सिमम। यूजली जहाँ से एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है लास्ट टोल वहाँ तक काउंट होता है, हाँ उसके हाँ बाद तो यू एग्जैक्टली विल गेट शेयर का रश भी मिलेगा और सब राइट। कुछ मिलता है, वो काउंट नहीं होता है। इतना ही हाँ। बहरहाल गंगा एक्सप्रेस वे के आने से कितना फर्क पड़ेगा रियलिटी प्राइसेस पे, और क्या ये वाकई फर्क एविडेंट है या फिर एक हाइप के तौर पर हम देख सकते हैं? सी कोई भी चीज़ मुझे लगता है बिना हाइप के तो नहीं बिकती है। आजकल कोई प्रोडक्ट होता है, मार्केट करना पड़ता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसका क्या फ्यूचर है, बट इतना ज़रूर है कि आने वाले 5 से 7 साल में गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है या कोई प्लॉट्स देता है या फिर कमर्शियल एक्टिविटी करता है, क्योंकि वो गंगा एक्सप्रेसवे इज़ नोन फॉर जो ईस्टर्न पेरिफेरल से भी कनेक्टेड है। इधर आपका नोएडा से भी अभी परसों न्यूज़ आई है कि नोएडा से भी नोएडा बुराकी स्टेशन से भी आगे से कनेक्ट होने वाला है। तो आई थिंक ये उनके लिए अच्छा है जो फ्यूचर में कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स लेना चाहते हैं, फैक्ट्रीज बना जाते हैं, और आपके वेयर हाउसिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। बट ये इसका नॉट सो मच होम बायर्स के लिए। नॉट, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी कुछ है नहीं। अभी अब एक्सप्रेस वे साइड में क्या है, नथिंग ओवर देयर। तो बट हाँ, बट इंडस्ट्रियलिस्ट और जो आपने बोला इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा, तो जो इन्वेस्ट करते हैं, इनकी फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक्सप्रेस वे काफ़ी काम करेगा काम फ्यूचर करेगा। में जी। जितने भी ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, आरआरटीएस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर बात कर लें, उनके कंप्लीट होने से जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है या एंड यूज़र्स को जो बाद में इन्वेस्ट करते हैं और इसका पूरा लाभ ले लेते हैं, या जब ये स्टार्ट हो रहे होते हैं तब जो इन्वेस्ट करते हैं उनको फ़ायदा रहता है? सो इट्स अ नो ब्रेनर। इसमें ऑब्वियसली जो पहले इन्वेस्ट करते हैं, आरआरटीएस आई, अब आने के बाद तुरंत प्रॉपर्टी में उछाल आया। मेट्रो आई, मेट्रो आने के बाद तुरंत प्रॉपर्टीज में उछाल आया। तो जो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या आने वाला होता है, कुछ ना कुछ मैप अप्रूवल्स ऑफ स्टडी लोग स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो ऑब्वियसली जो पहले इन्वेस्ट करते हैं इन सब जगह, ये जो आपने बताई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से पहले जिसने से इन्वेस्ट करा उनका ऑब्वियसली काफ़ी फ़ायदा होता है उनको। अब गाज़ियाबाद सिंस वी आर डिस्कसिंग, और ये एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग वर्सेस प्रीमियम हाउसिंग कौन सा ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं और क्यों? आज के टाइम पे पीपल आर सो अफोर्डेबल भी बहुत कैटेगरीज के होते हैं, तो प्रीमियम अब लोगों ने जो लोग पुराने फ्लैट्स में रह रहे थे, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू अ मोर ऑन अ प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट साइड। सो लग्जरी अपार्टमेंट्स को और प्रीमियम अपार्टमेंट्स को लोगों ने प्रेफर करना चालू कर दिया है, क्योंकि जिनकी इनकम आज से 5 साल पहले कुछ थी, आज कुछ है, जो उससे पहले थी आज कुछ है, तो लोगों का ना एक स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है, लोगों का एक अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी बदल रही है। तो धीरे धीरे जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, आज गाज़ियाबाद में वो भी अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, और जो लोग एक अच्छे लग्जरी फ्लैट्स में रह रहे थे, नाउ दे वांट अ बेटर लाइफ। तो आई थिंक दोनों के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अफोर्डेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है या प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ तक के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ईस्ट दिल्ली के लोगों को बहुत पसंद आता है, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम। ईस्ट दिल्ली के लोग, मुझे तो लगता है कि वो नोएडा भी नहीं आना चाहते। जो चांदनी चौक पे एक सुनार है, जो दुकान पे काम कर रहा है, उसकी अपनी खुद की शॉप है, वो सोचता है मेरे को ना यार, मेरे लिए गाज़ियाबाद, उसको रोज़ जाना है ऑफिस, रोज़ जाना चांदनी चौक, तो वो क्या करता है कि भाई चलो वैशाली में रहने चलते हैं। तो वैशाली और वसुंधरा, इंदिरापुरम एरिया बहुत अच्छे हैं इन सब लोगों के क्योंकि लिए। आप वहाँ के डिमांड पैटर्न को अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या वहाँ पर एंड यूज़र ड्रिवन पैटर्न है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा है, मतलब एज इन्वेस्टमेंट एक लेके डाल दिया, देखेंगे क्या होता है? 2023-24 तक ये एंड ड्रिवन था। अब एंड ड्रिवंस की जो एक्चुअली में परचेज करके रहना चाहते थे। अब क्योंकि नोएडा इतना बढ़ गया और भी आसपास की सिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, प्रॉपर्टी प्राइस में इतना उछाल आ गया है कि अब इन्वेस्टर वहीं पैसे लगाता है जहाँ पे उसको एक ऐसी चीज़ कम में मिले ताकि वो प्रीमियम 4 से 5 साल में कमाना चाहता हो। तो आई थिंक वही है कि अब इन्वेस्टर का ध्यान सारा गाज़ियाबाद की तरफ आ चुका है, तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बिल्डर्स हैं, मुंबई से बिल्डर्स आ रहे हैं गाज़ियाबाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स की बात करूं, वो लोग भी आई थिंक गाज़ियाबाद में लैंड परचेज करके दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स। और अभी कुछ ज़्यादा ही नहीं, आई थिंक कुछ 15-20 दिन में काफ़ी सारे लॉन्चर्स भी होने वाले हैं। आप न्यूज़ देखोगे आप कुछ दिन बाद कि बहुत सारे लॉन्चर्स भी होने वाले हैं। तो गाज़ियाबाद इज़ बूमिंग। और काफ़ी लोग अक्सर जब इन्वेस्टमेंट करो तो एडवाइस करते हैं कि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो अभी इसमें इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, जब ये बन जाएगा तो इसके प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किस चीज़ को आप बेटर ऑप्शन मानते हैं? जब प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ है तभी उस पे पैसे लगा देने चाहिए जो बिल्डर या फिर सेलर कह रहा है,
कि तमाम बातों को रियलिटी चेक करके तब पैसा लगाएं, या फिर जब वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में रेडी हो जाए तब लगाएं? सो मेरे हिसाब से अब सी बात है, टेक्निकल थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जो बायर है वो मतलब अब 1.25 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ पे लगाने जा रहा है, तो उससे पहले रेरा अप्रूव्ड है, बिल्डर रेरा अप्रूव्ड, की क्रेडिबिलिटी क्या है, पुराने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, करे हैं कि नहीं करे प्रोजेक्ट डिलीवर। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका जीडीए में या किसी अथॉरिटी में उसका कोई केस चल रहा है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें चेक करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी प्री हाइप कुछ हाइप नहीं होती, एटलीस्ट ग्राउंड पे क्या रियलिटी है वो जो पैसा लगाता है वो चेक ज़रूर करता है। और मेजर जी ये सब सारी चीज़ें होती हैं एंड यूज़र के साथ। इन्वेस्टर को पता है कि, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर को सारा आइडिया होता है। इन्वेस्टर इसीलिए है कि उसको पता है आइडिया कि यहाँ पे मेट्रो आनी, यहाँ पे आना है, बिल्डर का क्या है, बिल्डर से भी कनेक्शन, नेटवर्किंग उसकी अच्छी होती है, इन्वेस्टर से यही होते हैं। एंड यूज़र बहुत रिसर्च करता है, और मुझे लगता है जो एंड यूज़र रिसर्च नहीं करते हैं उनको रेरा पे ध्यान देना चाहिए, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, और ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई बैकलॉग तो नहीं है पुराने कुछ सालों में बिल्डर बिल्डर का। क्रेडिबिलिटी का तो इशू सबसे ज्यादा नोएडा में रहा है, अगर हिस्ट्री जी, चेक। जी। यही सेम इशू गाजियाबाद में अभी भी है? तक एज ऑफ नाउ गाजियाबाद में क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स से जो अभी कुछ दिन चलिए, कम पहले से ही कम ये सारे, अच्छी बात है हाँ, गाजियाबाद हाँ, की अभी थोड़ा सा स्पॉटलेस है। स्पॉटलेस है। प्लस गाजियाबाद इज, आपको पता होगा, नोएडा इज कंप्लीट लीज होल्ड, और गाजियाबाद इज कम्प्लीटली फ्री होल्ड। पूरा फ्री होल्ड है, मतलब ये एक अथॉरिटी। बेसिक फर्क है। बेसिक भी बोलूँगा, बहुत बड़ा फर्क ही बोलूँगा, क्योंकि जो लोग अपना घर जड़ से बनाते हैं, जो लीज होल्ड 99 ईयर्स की लीज होती है, नोएडा बोलते हैं 99 ईयर्स की लीज है, और गाजियाबाद फ्री होल्ड है। ऐसा कुछ नहीं, 99 ईयर्स के बाद कौन रहने वाला है जिंदा और कौन लीज रिन्यू कराने वाला है, दैट्स अ सेपरेट टॉकिंग पॉइंट। बट एक होता है कि यार मेरे को ना प्लॉट लेकर मेरी लीज है फुल्ली, अब ये एक बार अगर मैंने रजिस्ट्री करा ली तो ये लाइफ टाइम मेरा ही है प्लॉट। 99 ईयर्स की लीज कौन याद रखता है कि 99 ईयर्स की लीज होगी बाद में। सो दिस इज। तो कौन कौन से वो 5 चेक पॉइंट्स हैं जो हमें टिक करने चाहिए जब हम गाजियाबाद में प्रॉपर्टी लेने जाएं? सो गाज़ा सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये देखना है कि लोकेशन, आप किस लोकेशन पे ले रहे हो, जो मैंने 4-5 लोकेशंस आपकी बताई, क्योंकि आज की डेट पे वही लोकेशंस हैं जो बूमिंग है। दूसरा, अगर जिस बिल्डर से ले रहे हो उस बिल्डर की पहले क्रेडिबिलिटी चेक करो आप कि उसका रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। तीसरा, वो उस बिल्डर का कोई बैकलॉग है, देखो रेरा तो अप्रूव हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या उस बिल्डर पे कोई बैकलॉग है कि नहीं है। तो ऐसे स्टकअप प्रोजेक्ट्स भी हैं गाजियाबाद कुछ में? प्रोजेक्ट्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाज़ियाबाद वॉज नेवर एवर कंसीडर्ड एज अ मार्केट कि यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट है या कुछ है। वहाँ पे एंड यूज़र ही रहता है। मतलब आप ये समझो कि एक फैक्ट्री के, जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ तो फैक्ट्री वाले लोग रहते हैं ना। गाज़ियाबाद एक्चुअली पुराना शहर है, एक पुराने लोगों की कम्युनिटी है। आज वहाँ भी आप अगर दही भल्ले खाने जाओगे किसी एक पुरानी लोकेशन पे, राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारे ऐसे दही भल्ले वाले हैं, बहुत सारे ऐसे चाट पापड़ी वाले हैं, कुछ पूरी वाले हैं। तो उनको, आपको जो पुराने शहरों का टेस्ट है वो आपको गाज़ियाबाद में दिखता है। जैसे आप लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ के कबाब खाने हैं, तो सेम गाज़ियाबाद भी उन्हीं शहरों। आप मेरे को एक नाम दे दो कि नोएडा में ना एक ये दही भल्ले वाला बड़ा नहीं, फेमस। यहाँ कुछ नहीं है So Ghaziabad was considered always as a Purani city, old city, but now that old city is coming up with a more modernization. This is the basic difference. तो कई रियलिटी चेक्स आपने बता दिए, लेकिन एक रियलिटी चेक जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर न्यूज़ में भी रहता है वो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स का। क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी गाजियाबाद के प्रोजेक्ट्स में इक्वली ख्याल रखा जा रहा है जैसा कि गुड़गांव और नोएडा में? हालांकि यहाँ पे भी हर जगह, स्टैंड अलोन हर कई इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन दैट इज़ कई बार ह्यूमन एरर से। लेकिन वैसे एज अ सोसाइटी क्या इन नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है? So अभी तक कहते हैं जब तक इंसिडेंट होता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, तब तक वो अथॉरिटी के और जो इसके लोग देखते हैं इनको, उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो आई थिंक कुछ दिन पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, और बैक टू बैक इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं ऐसे। तो आई थिंक अभी तक तो मुझे लगता है कि वो नॉर्म्स क्या, वो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादातर बिल्डर्स नहीं ध्यान देते उसको जब तक कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता नहीं है। बट अब सारी अथॉरिटीज़ एक्टिवेट हो गई है, जो है कि 14 फ्लोर तक, कहते हैं कि 14 फ्लोर तक फायर ब्रिगेड पहुँच रही है, इसके ऊपर नहीं पहुँच रही है। तो अथॉरिटीज़ ने भी इस पर काम करना चालू कर दिया है। मैंने खुद नोटिस देखे, उन्होंने नोटिस लगवाए हैं कि कहाँ तक उनकी जो हाइड्रोलिक मशीन है कहाँ तक काम करनी है। तो आई थिंक अभी तक नहीं था, बट आफ्टर एक्सीडेंट दीज इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द यहाँ पर अथॉरिटी। इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो फायर ब्रिगेड थी वो अंदर ही नहीं जा पाई। जी, सोसाइटी जी, का पीछे, गेट ही इतना हाँ। छोटा था या कोई बाउंड्री बनी हुई थी, आई थिंक वो एंटर ही नहीं कर पाई। हाँ, जी, जी। और जब एंटर कर पाई तो तोड़ के उसके एंट्री बाद करी थी शायद। 20th फ्लोर तक उसका हाइड्रोलिक गया। सिस्टम नहीं पहुंचा, इसकी वजह से वो फायर स्प्रेड हो जी, गया। जी, अब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। बहरहाल जो गाजियाबाद को लेकर आशंका अक्सर लोगों के मन में रहती है, वहाँ पर कई सारे फार्मर्स लैंड है। अब फार्मर्स लैंड को खरीद कर बिल्डर्स ड्यूप्लेक्स बना रहे हैं, सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो ये कहाँ तक क्लियर टाइटल होती हैं? क्या इन्हें ऑथराइज तरीके से लिया जाता है या अनऑथराइज? ये कैसे बायर इंश्योर करेगा, और क्या आगे वो किसी लीगल डिस्प्यूट पे नहीं फंसेगा? इसको कैसे वो इंश्योर करेगा? सो नेहा जी, जैसे आपने बताया कि वो फार्मर की लैंड है। अब वो चाहे आप नोएडा ले लो, नोएडा में आपने रोज़ बुलडोजर चलते हैं,
तो पहले आज से अगेन 2 साल पहले उसका पहले तो यूजेज चेंज कराते एग्रीकल्चरल यूज की होगी वो। CLU, हाँ एग्रीकल्चर CLU कराते फिर बेचते, बट अगेन वो भी इलीगली है। आप CLU करा लिए लेकिन वो अथॉरिटी के अंदर आ रही नहीं आ रही, तो आजकल गाजियाबाद अथॉरिटी ने भी एक्शन लेना चालू कर दिया है। कोई भी चीज़ जो कि GD अप्रूव नहीं है वो इलीगली है, कोई भी चीज़ जो अथॉरिटी अप्रूव नहीं है वो इलीगली है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑन दिस कि प्रोजेक्ट्स तो फार्मर लैंड तो परचेज कर लेते हैं, तो फार्मर से लैंड अगर अथॉरिटी परचेज करिए दैट इज़ लीगल। अगर आप एक कोई और परचेज कर रहा है, कोई नॉर्मल बिल्डर परचेज कर रहा है, तो बिल्डर परचेज करके वो सारा जो अथॉरिटी से ही परचेज कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसान से सीधा खरीद ली और उसको हमने बेचना चालू कर दिया। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। दैट इज नॉट द पॉइंट। तो ये ग्रे एरिया में आप बता रहे हैं। यस यस, तो इससे बचें। इससे बचें। और अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि बिल्डर ने किस जमीन का यूज किया बिल्डर है, लेता ही नहीं, वो बिल्डर फिर वैसे ही लेगा, डायरेक्ट किसान से ही लेगा ना उसको। लेकिन बिल्डर को पता होगा कि वो अथॉरिटी के जो कोई अथॉरिटी के अंडर वो एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्डर को ही पता है। अब फ्यूचर में RITS उसके ऊपर से निकलनी है, तो वो तो अथॉरिटी का एरिया है ना। 2047 तक का मैप, 2030 तक का मैप ऑलरेडी पास हो चुका है। राइट। जाइए अथॉरिटी की वेबसाइट पे सारा मैप दे रखा है, आप उसको स्टडी करिए। इसीलिए बोलता है इसमें टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला कि आपको टेक्निकली यहाँ थोड़ा पर समझना दरअसल पड़ेगा। जितने एक्सपर्ट्स आते हैं वो यही एडवाइस देते हैं, जी, लेकिन जी। उसके बावजूद जो बायर्स हैं उनका मूर्ख ट्रैप बन में जाता फंसते है, हैं। वो ट्रैप में फंस जाते हैं। और कई ग्रे एरियाज होते हैं जिसमें वो उसका ठीक से स्टडी भी नहीं करते हैं। और ये वेबसाइट वाली जो बात है, ये दरअसल हर एक्सपर्ट यहाँ पर बोल कर जाता है। अब चाहे वो रेरा की वेबसाइट हो, चाहे वो बिल्डर की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो जिसमें आपको दरअसल मालूम हो कि एक्चुअलिटी इस प्रोजेक्ट की क्या है। यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, एक टर्म गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, लाल डोरा प्रॉपर्टी। अब ये लाल डोरा प्रॉपर्टी क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन तो करिए। लाल डोरा क्या होता है कि कुछ बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत पुरानी बसावट में बनी हुई है। बसावट से जुड़े हुए हमारी एक लेन चलती है। उस बसावट में जो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी जो अथॉरिटी अप्रूव नहीं थी, कभी अप्रूव नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं ले पाया उस जगह पर, उन्हें लाल डोरा प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और लाल डोरा के अंदर आने वाला बेसिकली अगर बहुत सिंपल टर्म बता, जहाँ पे बसावट हो चुकी है, वो अप्रूव नहीं थी, अनऑथराइज थी, और वो उस लाल डोरे के अंदर आती हैं। उसके बाहर अगर आप चले गए, उस लाल डोरे के बाहर गए, तो कम्प्लीटली इलीगल है। तो एक बाउंड्री है, ये एक कहते हैं लाल डोरा, एक रेड कलर का फ्लैग है जो एक बाउंड्री है। थोड़ा सा 100% ये लीगल भी नहीं है और 100% इलीगल भी नहीं है, जैसे मुंबई की चॉल्स है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट पुरानी है, ना लीगल है, ना इलीगल है, और उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो वो एरिया और इसकी डेफिनेशन रोज बदलती है। आप बदलने का मतलब है कि अगर अथॉरिटी, बहुत कुछ लोग चाहें कि इस इसको एक्सपेंशन में कहीं पे अगर घर, मैंने जैसे बताया कि आप किसी की छत नहीं तोड़ सकते हो, तो वही है कि आपके एक जगह कहीं बसावट हो गई है, उस बसावट को आप नहीं हटा सकते हो। ये उसके अंदर ही कैटेगरी में आती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर गाजियाबाद में फॉर एग्जांपल मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे शुड आई गो फॉर रेंटल इनकम या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डील? नहीं सर, आप इन्वेस्ट जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आप रेंटल इनकम चाहते हो, रेंटल के लिए इंदिरापुरम इज़ बेस्ट। इंदिरापुरम, वैशाली जो सटे हुए हैं एकदम, एंड सिद्धार्थ विहार। तो फॉर रेंटल दीज 3 प्लेसेस आर बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। नहीं, अगर मैं आई हैव बॉट दैट फ्लैट, मैंने खरीद लिया है, अब मैं उसको किराए पे चढ़ा दूँ या फिर उसका रीसेल करने की सोचूं, व्हाट डू यू सजेस्ट? सो ऑब्वियसली आप रीसेल या उसके लिए होल्ड करूं उसको सर्टेन ईयर्स और होल्ड करिए, वेट आप कर? उसको वेट करिए, आप वेट करिए। जो नए प्रोजेक्ट्स बन चाहे रहे हैं, कहीं पर भी हो, चाहे कहीं पर नहीं बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा आप इंदिरापुरम एरिया ले लो। आप इंदिरापुरम एरिया में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाइक पर हैं। वहाँ पे आज मतलब प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है बहुत महंगी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। लेकिन आसपास के एरिया में बात करो तो वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस आज भी कम है। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हो। अगर आज कोई 7,000, 8,000, 10,000 की चीज़ मिल जाती, तो आप अगर 3 साल 4 साल भी होल्ड कर लेते हो उस प्रॉपर्टी को, तो आई थिंक 15, 16, 17,000 मतलब 5 से 6,000 पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट आपको वैसे मिलना है आने वाले 3 से 4 सालों में। क्या रेट चल रहा है इस टाइम 2 BHK 3 BHK का वैशाली, इंदिरापुरम? और अगर वेव 1 की बात देखो, करें, वैशाली, इंदिरापुरम थोड़े से प्रीमियम है। वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मैं वही बोलूँगा कि नोएडा के कम, नोएडा 62, 63, 64 में जो रेट है लगभग बराबर ही रेट है। इवन 76 सेक्टर 76 तक, 78 तक चले जाओगे, लगभग बराबर ही रेट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है 500-1000 रुपये का पर स्क्वायर फीट का। बट जो सिद्धार्थ विहार जैसा नया एरिया डेवलप हो रहा है, मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ कि वहाँ भी अभी भी हैं, वहाँ भी 10-12 हज़ार प्रोजेक्ट बिकते हैं। लेकिन वहाँ भी आज आपको 7,000, 8,000, 9,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे अच्छी चीज़ें कुछ मिल जाती हैं। प्लस नोएडा में बिल्डर फोर्स अप्रूव नहीं है।
इंदिरापुरम गाजियाबाद में बिल्डर फ्लोर अप्रूव्ड है। तो बिल्डर फ्लोर वो होते हैं जैसे स्टील प्लस तीन हाँ, जैसे गुड़गांव आपने देखा होगा स्टील फ्लोर, तो वो अप्रूव्ड है यहाँ पे। तो जो लोग बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं जिनका बजट नहीं होता आज के डेट पे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में ठीक ठाक 3 BHK जिसको फैमिली अपनी रखनी है, वो बिल्डर फ्लोर मिल जाता है। उसमें उसको छत भी मिल जाती है, जो रूफ टेरेस के साथ थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, छत की रजिस्ट्री भी हो जाती है। तो ये सारे फायदे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जिनको चाहिए जो होता है। दिल्ली में नहीं है। जो नहीं दिल्ली में भी हाँ रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन नहीं है। रजिस्ट्री नहीं, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्री है, आप छत की रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। एंड वो अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो अथॉरिटी करवाती है। तो अगर जैसे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिनको अपनी छत भी चाहिए कि यार हमें ऊपर भी जाना है, क्योंकि अदरवाइज बिल्डर फ्लोर्स में ये होता है कि जो बिल्डर का फ्लोर होता है प्लस ही कीप्स द टेरेस आल्सो, हाँ, वो रेंटल वाले को कभी हाँ, टेरेस जी, नहीं जी, देगा, जी, या जी। फिर जो बायर भी एक फ्लोर जिसको भी खरीद के भी दे रहा है उसके पास कभी टेरेस का वो नहीं आता है होल्ड या ओनरशिप नहीं आती। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप अगर लेना चाहें तो आप रजिस्ट्री करा के ले सकते हैं। जी रजिस्ट्री You नहीं have करानी that पड़ेगी आपको, करा जैसे आप जो रूफ 90% केसेस में होता है जो छत जो टेरेस जो टॉप फ्लोर ले रहा है वो रजिस्ट्री कराते ही कराता है, उसको दुगना उतना ही पैसा देना पड़ता है, उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है उसको उतना ही जितना आपका एक 1600 स्क्वायर फीट के फ्लैट का उसने रजिस्ट्री कराई है, 1600 स्क्वायर फीट के ऊपर भी रजिस्ट्री उसको करानी पड़ेगी, या उससे कुछ जो भी डिस्काउंट अगर गवर्नमेंट अभी कुछ नए रूल्स आए हो तो नहीं जानता मैं, बट इस तरीके से आप करा सकते, रजिस्ट्री हो सकती है उसकी। तो गाजियाबाद का अगर आप हमें एक रफ आइडिया देना चाहें कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जो एक्सपैंड हो रहे हैं, और कुछ एरियाज वो भी बताएं जहाँ पर एक्सपैंड होने का भी स्कोप है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ जो एरियाज एक्सपैंड हो चुके हैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। इंदिरापुरम वैशाली वसुंधरा हो चुके हाँ, हैं वो जो सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में अब थोड़ा सा और उनमें फ़र्क पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो अब डेवलप हो रहा है वो सिद्धार्थ विहार हो गया, राजनगर एक्सटेंशन जो हम एलिवेटेड रोड से मिसिंग थे, राजनगर एक्सटेंशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत पुराना एरिया है, बहुत काफी राजनगर साल से हम लोग सुनते साल हैं। से, लेकिन अभी भी वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस बहुत सस्ते थे, आज वहाँ पे भी 8-9 हज़ार से वहाँ पर स्क्वायर वो फीट पुराने लोग बसते हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है। नहीं, वो दैट इज राजनगर, वो राजनगर है। राजनगर में वो लोग रहते आपने हैं। करेक्ट कर दिया, मुझे लगा था राजनगर एक्सटेंशन भी आता है तो उसमें। राजनगर वो एरिया जहाँ गाजियाबाद के ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, हमारे सुरेश रैना जी भी गाजियाबाद के ही हैं, तो वहीं से ही, तो मतलब सब बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे। अगेन अगर बात करें कि जो एरिया डेवलपिंग है, तो उसमें से मैंने बताया आप राजनगर एक्सटेंशन है, आपका सिद्धार्थ विहार है, इधर आप वेव सिटी चले जाओ, इधर आपका वेव सिटी के बगल में आदित्य वर्ल्ड सिटी है, और NH24 बेल्ट पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जितना आप बढ़ते चले जाओगे प्रोजेक्ट्स 20 किलोमीटर आगे भी आ रहे हैं। और वो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्ट कैसे लोग कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि आज के डेट पे गाजियाबाद में 10,000 पर स्क्वायर फीट में कुछ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ढूंढने निकलोगे मार्केट में, जिस कस्टमर को लेना है, वो इन्वेस्टर सोचता है यार इससे सस्ता नहीं, इससे महंगा नहीं है, बट जिस कस्टमर को लेना है वो आज भी गाजियाबाद में एक 2 BHK, अगर सस्ता, उसको ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, आज भी 70-80 लाख रुपए में 2 BHK 60 लाख में ले सकता है, जिसको जो अब नोएडा में पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं। देखो और मिलेगा भी तो बहुत फार नोएडा में बिल्डर फ्लोर्स नहीं है, मतलब जो भी है वो किसान कोटे वाले जो बिल्डर फ्लोर बनाते हैं वो हैं, तो आई थिंक 50-60 लाख में 2 BHK मिल सकता है। इंदिरापुरम में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डर फ्लोर के साथ यूनिट्स बनाते हैं वो, जैसे कि एक ग्राउंड प्लस 3 बना दिया और 3 में 3-3 यूनिट उन्होंने बना दी, तो वो भी बिक रही है। वो तो अप्रूव्ड है ना, वो आज से नहीं अप्रूव्ड है, वो 8-10 साल से अप्रूव्ड है। तो ये है यहाँ पे 2 BHK आज आराम से कस्टमर 60-70 लाख में ले करके रह सकता है, इसको अपनी फैमिली। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा लग्जरी मिलेगा, अल्ट्रा लग्जरी, बट अगेन आपका एक अपना घर, सपनों का घर दिल्ली NCR में हो जाएगा, जहाँ से दिल्ली भी 15 मिनट है, अक्षरधाम भी 10 मिनट है, नोएडा सेक्टर 62 भी बड़ा पास है। तो अगर इतना कुछ है तो फिर अभी भी गाजियाबाद अंडर वैल्यूड क्यों है और अंडर प्रिफर्ड क्यों है? क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं गाजियाबाद, और क्यों हमें गाजियाबाद एज रेजिडेंशियल एड्रेस बोलने में शर्म आती है? देखो शर्म तो नहीं बोलूंगा, काफी लोग मतलब और आप बोल रहे हैं ना, कई लोग बोलते हैं वो गाजियाबाद को भी दिल्ली बोलते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं। एग्जैक्टली। सो अभी क्या है ना, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा जो ये एरियाज है, लोग यही अब तो डायरेक्टली बोलते भी नहीं कि हम गाजियाबाद से, जैसे कि दे आर फ्रॉम इंदिरापुरम या दे आर फ्रॉम वैशाली। सो अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई शर्म आती, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। बट जैसे कि मैंने बताया, आज की जेनजी, आज की जो नई जनरेशन आ रही है, जो सोगा मूवमेंट हो रहा है, जो कैंपेन्स चल रहे हैं, तो आज जो चीज़ें पहले गाजियाबाद में नहीं थी, आज वो गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद अब बदल रहा है। गाजियाबाद प्रीफर्ड क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि गाजियाबाद से 4 से 5 एक्सप्रेसवेज कनेक्टेड हैं। आपको अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है तो मुझे गाजियाबाद से चढ़ने के लिए पीछे से अक्षरधाम के पास से यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ता है, पहली कनेक्टिविटी आपको मिलती है। दूसरी उसके अपोजिट चले जाओगे, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे
के जो दिल्ली अक्षरधाम के बगल से जो रोड निकली हुई है, यहाँ से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस 10 मिनट पकड़ सकते हो। मेरठ गाजियाबाद एक्सप्रेस नहीं, पकड़ सकते- दिल्ली 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 देहरादून दिल्ली दिल्ली देहरादून, देहरादून गाजियाबाद से 10 मिनट लगता है पहुंचने में, ठीक है। आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे जाना है, गाजियाबाद इंदिरापुरम, मतलब एक सेंट्रल इंदिरापुरम को पकड़ चलते हैं। इंदिरापुरम से 400-500 मीटर की डिस्टेंस, मतलब 300 मीटर भी डिस्टेंस नहीं है, आप दिल्ली मेरठ पहुंच जाते हो 1 घंटे में। फिर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वो भी दिल्ली मेरठ से कनेक्टेड होते हुए गंगा मेरठ एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंचते हो। तो 4 से 5 पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिए जो कनेक्टिविटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बढ़ रही है, प्लस RRTS, प्लस उसके बाद आपका ये आ गया तीसरा दिस थिंग जो एक्सप्रेसवे के साथ लगता है नमो भारत। तो दिस इज ऑल्सो, मतलब दी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज तो डेवलप हो ये रहा है। नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन सकता है नेक्स्ट या फिर हॉटस्पॉट हमेशा ओवरशैडोड रहेगा नोएडा ओवरशैडो, गुरुग्राम? मुझे ऐसा लगता है ओवरशैडोड तो नहीं रहेगा, बट कॉर्पोरेट्स का एक है, आज कॉर्पोरेट कंपनी नोएडा में, कॉर्पोरेट कंपनीज क्यों नहीं आ गुड़गांव रही है में। गाजियाबाद में? देयर सो मच ऑफ नहीं लैंड नहीं, वहाँ अब पर। लैंड है, बट आई थिंक वो फ्यूचर तो नहीं, 10 से 15 साल का नोबडी नोस, वो प्लान में भी नहीं है कि IT कंपनीज आएंगी से आएंगी। लेकिन हाँ, गाजियाबाद एंड दीज टाइप ऑफ प्लेसेस वर प्रिफर्ड फॉर मोर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स जितना मोटा पैसा छापते हैं, आई थिंक वो IT कंपनी इतना मोटा पैसा नहीं छापती होंगी नोएडा की। इंडस्ट्रियल हब रहेगा, लेकिन कॉर्पोरेट हब बनना मुश्किल है। यस यस यस, ये कह सकते हाँ हैं। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा। 26 to 28 का एक आउटलुक मैं आपसे लूं गाजियाबाद की प्रॉपर्टी का, तो क्या रहने वाला है अगले 2 साल में, कंसीडरिंग RRTS और एक्सप्रेसवेज? गाजियाबाद एज कम्पेयर टू कोई अगर इन्वेस्टर है, आने वाले टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंदिरापुरम नोएडा से सेक्टर 62 से लेकर के इंदिरापुरम से लेकर के पूरे जाल एक होता है मेट्रो का, वो जाल फैल चुका है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही रहा है, तो आई एम डैम श्योर, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 से 5 साल में या 3 साल में गाजियाबाद एक अच्छा रिटर्न दे के आएगी मुझे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है कि अगर 8-10 हज़ार 15-12 हज़ार पर स्क्वायर आप फीट खुद गाजियाबाद में रहते मैं हैं, इंदिरापुरम, मैं खुद इंदिरापुरम रहता हूँ, so that's why I'm इसलिए saying you have a good idea Yeah, about this yeah, entire place yeah. and you endorse this place. एंडोर्स करता हूँ, मतलब आई डू कवर प्रॉपर्टीज इन नोएडा ऑल्सो, बट जैसे आपने बोला कि परसेप्शन, तो पर फिर फायदा तो आपका नोएडा में ज्यादा होगा ना, बिकॉज द मोर द प्राइसेस द मोर मनी यू मेक। नहीं, मोर द प्राइसेस, बट अगेन आज की डेट पे मार्केट में एंड यूजर बहुत मुश्किल से मिल रहा है। एंड यूजर मिलने के लिए आपको कम बजट की प्रॉपर्टीज पे डील करना पड़ेगा। इन्वेस्टर कितना ले आओगे आप, जो अब नोएडा 10 में रह नहीं गई हैं कम बजट की? आप बताओ ना, सेक्टर 76 से आगे चले हो, आज की डेट में 2 करोड़ से नीचे। आज कल मेरे पास फ़ोन आया, बोलता है कि सर मेरा बजट बहुत कम है। मैंने कहा कितना बजट है? कहता है मेरा सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट है। 1.5 करोड़ बजट आज के दिल्ली एनसीआर मार्केट में सस्ता, सबसे लोअर बजट माना जा रहा है। वो उस तरह का एंड यूज़र अब बच रहा है। अब वो जो जिसके पास जो एक अच्छी नौकरी करता है, उसको अगर 60-70-80 लाख में कोई चीज़ अगर मिल जाती है जो ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी ना हो, और बोले कि मेरा सपनों का घर भी है दिल्ली एनसीआर में, तो आई थिंक गाजियाबाद कैन बी द प्लेस। आज आपको 70-80 लाख में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मिल जाएंगे, लेकिन 2 BHK मतलब आप बिल्डर फ्लोर्स दोनों बेच मिलेंगे। रहे हैं, आप सस्ता भी बेच रहे हैं उधर गाजियाबाद में और महंगा भी हम बेच रहे सस्ता भी हैं करते हैं, हाँ जी, नोएडा में महंगा भी बेच रहे हैं। तो आप बोथ काइंड ऑफ बायर्स, बोथ काइंड ऑफ बायर्स, और दोनों की डिमांड्स भी अलग अलग दोनों की डिमांड्स अलग हैं। चांदनी चौक के बायर्स होते हैं, वो चांदनी चौक वालों का अलग ही रुतबा है, दुकानें चल रही हैं छोटी छोटी, बट पैसा ही नहीं देखते हैं, पैसा दे, हाँ उनको 10 करोड़ 15 करोड़ कितना बजट चाहिए आप बताओ। चलिए कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। हापुड़ से विक्रांत शर्मा का सवाल है, अगर किसी के पास 50 लाख से 1.5 करोड़ का बजट है, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, तो गाजियाबाद में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक 50 लाख से अगर 1.5 करोड़, आई थिंक वो फ्लैट पे जाए, आगे आने टाइम में अच्छा रिटर्न और देगा। एरिया भी लगे हाथ में बता दीजिए बोनस में कि कौन से एरिया में मिल जाएगा। एरिया बात करो तो सिद्धार्थ विहार एक बार देख सकते हैं वो, और आदित्य वर्ल्ड सिटी एंड वेव सिटी, ये 3 जगह। एंड राजनगर एक्सटेंशन को मत भूलना, ये भी बूम कर रहा है, नए टाइम पे काफी बूम कर रहा है। ओके, दूसरा सवाल विकास सक्सेना का नोएडा से, उन्होंने कहा कि राजनगर एक्सटेंशन और वेव सिटी में कंफ्यूज हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सेफर बेट है? देखो, राजनगर एक्सटेंशन वेव सिटी में कंपैरिजन दोनों एकदम अपोजिट है, बट अगेन राजनगर एक्सटेंशन में हाई राइजेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे प्लॉट्स की मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। तो राजनगर अगर फ्लैट और अपार्टमेंट प्रीफर करते हो तो राजनगर एक्सटेंशन जाइए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा और एक एंट्री अच्छी चाहिए, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक वाइब अच्छी चाहिए आपको, तो आप वेव सिटी चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे प्लॉट्स भी हैं और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर हैं। अगर मुझे तीनों अच्छे लग रहे हो तो तीनों तो आप तीनों में लीजिए। बजट तो एक ही है ना? तो बजट एक ही है, तो अगर बजट मतलब अगर 50 लाख से 1.5 करोड़ तक बजट, तो ऑब्वियसली राजनगर एक्सटेंशन में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक्चुअली कंफ्यूजन तभी भी होता है ना व्हेन यू हैव किड्स इन्वॉल्व्ड। Yes. तो आप स्कूल की कनेक्टिविटी भी देखते हो, आप आसपास अस्पताल भी देखते हो, आप ये भी देखते हो एक सुपर मार्केट टाइप की मार्केट भी जगह हो जो वॉकिंग हो, एटलीस्ट गाड़ी की जरूरत ना पड़े। तो ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं। जी। चलते चलते आपके एक्सपर्ट टिप के साथ वाइंड अप करेंगे। क्या आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस करेंगे कि अगर गाजियाबाद में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो इन बातों का ख्याल रखिए? जी,
तो अगर गाजियाबाद में प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि आप वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो अगर अपार्टमेंट ले रहे हो तो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, कोई बिल्डर का है तो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। दूसरा, आपका जीडीए से अगर कोई प्लॉट ले रहे हो तो वो जीडीए मैप अप्रूव्ड है कि नहीं है, आपको मैप भी बाद में अप्रूवल लेना पड़ सकता है। तीसरा, किसी भी बिल्डर से आप ले रहे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि गाजियाबाद में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए और ये प्लॉट अप्रूव्ड है, बट आपको अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखनी है। जो भी चीज़ लीजिए अथॉरिटी के साथ और अप्रूव्ड चीज़ लीजिए, क्योंकि अनअप्रूव्ड पे बुलडोज़र चल ही रहा है, जो कि नोएडा में चल रहा है, गाजियाबाद में भी चलेगा फ्यूचर में। ये जीडीए की क्रेडिबिलिटी उतनी है जितनी नोएडा अब बढ़ की रही है, अब बढ़ रही है। अब सब एक दूसरे को देकर कॉम्पीट कर रहे हैं कि नोएडा ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है। अब बहुत सी चीज़ें, क्योंकि गाजियाबाद में बहुत जगह बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे नगर निगम आ चुकी है। नगर निगम जब काम करना चालू करती है तो वो सिर्फ देखो जीडीए क्या करती है, डेवलप नहीं, करती है। क्रेडिबिलिटी से मेरा मतलब था करप्शन तो नहीं है ना, नहीं, मतलब लाइक वी यूजुअली सी इन सरकारी। नहीं, करप्शन से आई वुड डोंट टॉक, आई वोंट से एनीथिंग अबाउट करप्शन एंड ऑल, बट हाँ, सरकार एक्टिव हो गई है, अथॉरिटीज़ एक्टिव हो गई हैं, वो आप कोई भी गलत काम आप कर ही नहीं सकते हो। और एक्टिव इसलिए हुई है क्योंकि पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। अब तो हर एक एक लैंड, एक एक स्क्वायर फीट की कीमत है। तो कोई भी अथॉरिटी अपनी लैंड है तो सरकार की लैंड, वो किसान से भी ले लेगी, किसान को पैसा देगी, किसान से अगर चाहेगी तो लेगी वो किसान को पैसा दे करके, तो वो छोड़ेगी नहीं वो। अगर आप गलत जगह पे कोई गलत वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, गाजियाबाद में भी लैंड माफिया ऑपरेट बहुत है। लोनी में आप लोनी चले जाओ, एक ही जमीन के कई पट्टे कई लोगों को दे दिए और वो लोनी आ रहे हैं आपस में भिड़ बहुत रहे हैं, है, आप बहुत करते रहिए जो करना बहुत है। है, बहुत है। आप लोनी चाहिए, लोनी में दिल्ली के पास में भर भर के इन लोगों ने कहते नहीं है कि प्लॉट काट रखे हैं। अब वहाँ पे कोई सरकार नहीं हिला चार पाई। लोगों ने अलग अलग बाउंड्री बना दी है, मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा यही होता रहता है। यही होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा अप्रूव चीज़ें, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले लोनी बस गया, आज उसको कोई भी सरकार नहीं तोड़ सकती। अब क्योंकि इतनी बसावट हो गई, बसावट एक बार छत पड़ गई तो आप वो घर नहीं गिरा सकते हो। और अगर छत पड़ गई तो आपके ऑफिसर कहाँ थे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। जब छत पड़ रही थी तब अथॉरिटी कहाँ थी। तो इसलिए यही एक रूल है, मतलब कोर्ट भी बोलती है कि अगर छत पड़ गई तब आप कहाँ पे थे। आप किसी का छत नहीं तोड़ सकते हो, आप किसी की। राइट। तो दिस इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं पे आप घर ले रहे हो तो आप उसको अप्रूव्ड ही लीजिए। सजेशन ये रहेगा, अथॉरिटी से अप्रूव लीजिए और अपनी रिसर्च खुद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रॉपर्टी Thank you, से नेहा। फ़ायदा के इस एपिसोड में, और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो गाज़ियाबाद की काफ़ी हद तक तस्वीर साफ करती है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ नोएडा और गुड़गांव पर फोकस थे, लेकिन अब हो सकता है इस एपिसोड के बाद से आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि गाज़ियाबाद में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। ये ना पूरी तरीके से हिडन जेम है और ना ही कंप्लीट अवॉइड करने वाला मार्केट है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अंबार लगी हुई है, बेहतर प्राइसिंग है, जैसा कि यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया। कनेक्टिविटी लगातार इम्प्रूव हो रही है, कई सारे हाईवेज आ रहे हैं, वहाँ पर आरटीएस आ रहा है, नए पॉकेट्स भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन साथ ही रिस्क भी है। कुछ लोगों के लिए एक स्मार्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए डिसीजन बाद में एक कॉम्प्रोमाइज़ भी बन सकता है। तो आप अपना वाइज डिसीजन लीजिए, और हमारे प्रॉपर्टी से फ़ायदा के इस एपिसोड से आपने क्या अच्छे टेक अवे पॉइंट्स लिए हैं वो हमें ज़रूर फीडबैक में बताइए। गाज़ियाबाद अच्छा है या बुरा? असली सवाल यही है कि क्या ये मार्केट आपकी ज़रूरत या आपके बजट और आपके रिस्क एपेटाइट से मैच भी करता है या फिर नहीं। ये तमाम फीडबैक्स आप हमें दे सकते हैं, और साथ ही आप प्रॉपर्टी से फ़ायदा में क्या कुछ देखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा। कोई ऐसा सवाल अगर आप हम तक भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। और आज के एपिसोड में अगर आपके मन में प्रॉपर्टी से जुड़ा या कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन से जुड़ा सवाल है, तो पूरे पॉडकास्ट में आपको आज के पॉडकास्ट में मालूम चला होगा कि गाज़ियाबाद में क्या कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नहीं है। तो अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा। आप हमें ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।